अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान के घाव भी ताजा थे, लेकिन असली आग पंजाब में जल रही थी। वो एक पाकिस्तानी उग्रवादी बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए। एक आदमी, कोई वर्दी नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई पहचान नहीं, और फिर भी उसने अकेले वो कर दिखाया जो कई बार पूरी सेनाएं भी नहीं कर पाती। ये उस आदमी की कहानी है जिसने 7 साल पाकिस्तान में रहकर भारत के दुश्मनों के बीच सांस ली, जिसने मिजोरम के जंगलों में उग्रवादियों का भरोसा जीता, जिसने पंजाब की आग में कदम रखा और खालिस्तान के सपने को राख कर दिया। ये कहानी है अजीत कुमार डोभाल की, भारत के उस जासूस की जिसे दुनिया ने बहुत देर से जाना, लेकिन दुश्मन वे पहले से जानते थे कि इस आदमी से बच निकलना नामुमकिन है। साल 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। पहाड़ों की सादगी में पला बढ़ा। उसके पिता सेना में थे, इसलिए देश की सेवा की भावना उसके खून में थी। 1968 में अजीत डोभाल ने भारतीय पुलिस सेवा केरल कैडर से ज्वाइन की, लेकिन उसकी किस्मत कभी डेस्क के पीछे बैठने की नहीं थी। उसे बुलावा आया इंटेलिजेंस ब्यूरो से, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता और कई बार वापसी भी नहीं होती। और अजीत डोभाल ने हाँ कहा। 1970 का दशक, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के घाव भी ताज़ा थे और वही दर्द भारत के खिलाफ साजिशों में बदल रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक आदमी चाहिए था, कोई जो पाकिस्तान जा सके, दुश्मनों के बीच रह सके, उनकी भाषा बोल सके, उनका खाना खा सके, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ सके और उनके राज भारत तक ला सके। ये काम किसी आम आदमी का नहीं था। अजीत डोभाल ने ये किया। 7 साल, पूरे 7 साल वो पाकिस्तान में एक मुस्लिम पहचान के साथ रहे। उन्होंने उर्दू बोली, उनकी जीवन शैली अपनाई और दुश्मन के नेटवर्क में इतने गहराई तक घुस गए कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जरा उस मानसिक ताकत की कल्पना कीजिए। हर रात क्या मैं कल जिंदा उठूंगा, हर सुबह एक नई पहचान, हर शब्द सोच समझकर, क्योंकि एक गलती और सब खत्म। लेकिन डोभाल कभी नहीं डगमगाए। मिजोरम, एक विद्रोह जो 1966 में शुरू हुआ। मिजो नेशनल फ्रंट लाल डेंगा के नेतृत्व में भारत से अलग होना चाहता था। घने जंगलों में छिपे उग्रवादी, चीन और पाकिस्तान का समर्थन, अदृश्य दुश्मन। और इसी अंधेरे में कदम रखा अजीत डोभाल ने। कोई वर्दी नहीं, कोई आधिकारिक पहचान नहीं। उन्होंने उग्रवादियों का भरोसा जीता, उनके नेटवर्क को भीतर से समझा। खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचती रही, ऑपरेशन सफल होते रहे। 1986 में मिजो शांति समझौता हुआ। मिजोरम भारत का हिस्सा बना रहा। इतिहास में कई नाम दर्ज हुए, डोभाल का हमेशा की तरह छाया में ही रहा। लेकिन असली आग पंजाब में जल रही थी। 1980 का दशक, खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थान उग्रवादियों का गढ़ बन चुका था। जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उसके हथियारबंद अनुयायी भारतीय राज्य के लिए बड़ी चुनौती थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। सेना मंदिर के अंदर गई। जरनैल सिंह भिंडरानवाले मारा गया, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। इंदिरा गांधी की हत्या, दंगे और बढ़ती हिंसा। इस अराजकता में अजीत डोभाल को एक असंभव मिशन दिया गया। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर। स्वर्ण मंदिर फिर से उग्रवादियों के कब्जे में था, पहले से ज्यादा खतरनाक। डोभाल ने वो किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वो एक पाकिस्तानी उग्रवादी बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए। उस पल की कल्पना कीजिए, एक भारतीय खुफिया अधिकारी, कोई हथियार नहीं, झूठी पहचान, चारों तरफ ऐसे लोग जो बिना हिचक मार सकते थे। उन्होंने उनसे बात की, उनका मनोबल समझा, उनकी कमजोरियां पहचानी और सारी जानकारी बाहर पहुंचाई। जब एनएसजी कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए, उनके पास पूरी जानकारी थी, स्थिति, हथियार, सब कुछ। वो नक्शा अजीत डोभाल ने बनाया था। ऑपरेशन सफल हुआ, कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पंजाब में आतंकवाद की रीढ़ टूट गई और डोभाल फिर से छाया में लौट गए। यही उनकी जिंदगी थी। जब देश जश्न मना रहा होता था, वो अंधेरी गलियों में चलते थे। जब लोग त्योहार मनाते थे, वो झूठी पहचान के साथ जीते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता, वो मुस्कुराए और बोले, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। जब आप देश के लिए जीते हैं तो आप खुद को पहले ही समर्पित कर चुके होते हैं। ये जवाब किताबों से नहीं आया था, ये एक ऐसी जिंदगी से आया था जो हर दिन खतरे में जीती थी। 1999 कारगिल,
पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठियों ने भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया था। देश संकट में था। अजीत डोभाल ने इस युद्ध में खुफिया जानकारी जुटाने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर जानकारी जांची गई, परखी गई और पहुंचाई गई। भारत ने युद्ध जीता, लेकिन ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये उन लोगों की भी जीत थी जो खामोशी से काम करते हैं। 2004 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बने। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा गया, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वे कहते हैं कि ये तुलना भी कम है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड काल्पनिक है, डोभाल असली हैं। 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। जो आदमी छाया में जीता था, अब वो देश की सुरक्षा रणनीति तय कर रहा था, लेकिन उनके तरीके वही रहे। उरी 2016 एक आतंकी हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। देश में आक्रोश था। डोभाल चुप रहे, क्योंकि वो काम कर रहे थे। 29 सितंबर 2016 भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये एक संदेश था, शब्दों में नहीं, कार्रवाई में। बालाकोट 2019 पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने सीमा पार हमला किया। रणनीति में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो आदमी कभी पाकिस्तान में अंडर कवर रह चुका था, अब वही उसके खिलाफ ऑपरेशन की दिशा तय कर रहा था। लेकिन डोभाल सिर्फ युद्ध के आदमी नहीं थे। वो मानते थे आतंकवाद को सिर्फ बंदूकों से नहीं हराया जा सकता, उसे उस विचारधारा को हराकर खत्म करना होगा जो उसे जन्म देती है। उन्होंने दुश्मन को समझा, क्योंकि वो उनके बीच जी चुके थे। खुफिया जानकारी सिर्फ सूचना नहीं होती, ये इंसानी दिमाग को समझने की कला है, और डोभाल इस कला के उस्ताद थे। एक बार उनके सहयोगी ने पूछा, इतने साल खतरे में रहने के बाद क्या आपको कभी लगा कि आप गलत जगह पर हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कोई जगह गलत नहीं होती, हर जगह सही होती है अगर वो देश की सेवा करती है। आज आप सुरक्षित हैं, इस स्क्रीन को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया में खतरा नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई है जो खामोशी से उस खतरे के सामने खड़ा है। भारत माता की जय। उन अनसुने नायकों को सलाम, जिनके नाम इतिहास में नहीं होते, लेकिन उन्हीं की वजह से इतिहास बनता है।